हेलो एवरीवन। तो हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में यूनिट 7 देख रहे थे मूड डिसऑर्डर के, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की ईटियोलॉजी तक देख लिया था। आज हम देखेंगे उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। तो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में दो फेज आते हैं, एक तो मैनिक फेज, दूसरा डिप्रेसिव फेज। तो हम दोनों के ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैनिक फेज के। इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्सन, रैपिड स्पीच विथ फ्रीक्वेंट टॉपिक चेंज, डिक्रीज नीड फॉर फूड एंड स्लीप, इम्पेयर्ड जजमेंट। मैनिक फेज वो होता है जिसमें जो पेशेंट होता है वो हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, ओवर एक्टिव हो जाता है, पर्सन हाइपर एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी करने लगता है, ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, उसके मूड का इलेशन हो जाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, जितनी भी उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक्सेसिव सोशल एक्सट्रोवर्सन में जो पेशेंट होगा वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, लोगों से मिलना जुलना, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगेगा लोगों से। जो पहले एकदम से डिप्रेसिव फेज में सबसे मिलना जुलना बंद कर देता है, जब मैनिक फेज में आएगा पेशेंट तो बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव हो जाएगा, सोसाइटी के बारे में बातें करेगा, लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगेगा। उसकी जो स्पीच होगी, जो बोलेगा वो बहुत जल्दी जल्दी बातें करने लगेगा और तुरंत ही, अभी एक टॉपिक पे बात करेगा तुरंत ही उसका टॉपिक चेंज होगा और दूसरे टॉपिक पे बात करने लगेगा। उसको जो खाने की और सोने की दोनों की ज़रूरत कम हो जाएगी, उसको भूख भी कम लगेगी और उसको नींद भी कम आएगी, जो मैनिक फेज का पेशेंट होगा। और उसकी जो जजमेंट करने की एबिलिटी होगी ना वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी, वो किसी चीज़ को अच्छे तरह से जज नहीं कर पाएगा। तो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जो पेशेंट होगा वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, वो बहुत जल्दी जल्दी बातें करेगा और एक टॉपिक से तुरंत ही दूसरे टॉपिक में टॉपिक जल्दी जल्दी चेंज करेगा जब भी बातें करेगा। उसको भूख भी कम लगेगी और नींद भी कम आएगी। उसका जो जजमेंट एबिलिटी है, जज करने की एबिलिटी है, वो भी एबनॉर्मल हो जाएगी। अब डिप्रेसिव एपिसोड में क्या होता है, लो सेल्फ स्टीम, मतलब जो पेशेंट है उसका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। हेल्पलेसनेस, यानी पेशेंट अपने आप को हेल्पलेस महसूस उसे लगेगा कि उसका कोई भी साथ नहीं दे रहा है करके। डिफ़िकल्टी इन कंसंट्रेशन, पेशेंट किसी भी चीज़ में कंसंट्रेट अच्छे से नहीं कर पाएगा। एनहेडोनिया, मतलब उसे किसी भी चीज़ में प्लेजर या हैप्पीनेस फील ही नहीं होगा। एनहेडोनिया मीन्स होता है इनएबिलिटी टू फील प्लेजर, मतलब उसे किसी भी चीज़ में हैप्पीनेस या प्लेजर या अच्छा महसूस होगा ही नहीं। सुसाइडल आइडिएशन, मतलब उसको सुसाइड करने के आइडिया आ जाएंगे, सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी कोशिश करेंगे, सुसाइड कर सकना। और साइकोमोटर रिटार्डेशन, मतलब जो उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी, जो डिप्रेसिव एपिसोड वाला पेशेंट रहेगा। फिर बाइपोलर डिसऑर्डर के गुड एंड पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर। एक्यूट, जो गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर होगा उसमें ऑनसेट जो होगा मतलब डिसऑर्डर का वो एक्यूट होगा, कम होगा। इसमें डिप्रेशन सीवियर देखने को मिल सकता है। टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स देखने को, टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स में किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं ना उसे ही टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स कहते हैं। और गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर में जो पेशेंट होगा वो ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स करे, मतलब उसका ऑनसेट तो कम होगा, सीवियर डिप्रेशन दिखाई दे सकता है। टिपिकल क्लिनिकल फीचर्स में किसी स्पेसिफिक डिसऑर्डर के लिए उस पेशेंट में साइन एंड सिम्टम दिखाई देंगे और वो पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, तो मतलब गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर है, जल्दी रिकवर कर सकता है। पुअर प्रोग्नोसिस फैक्टर मतलब जिसमें पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा, तो क्या क्या सिम्टम, डबल डिप्रेशन डबल दिखाई देगा। क्रोनिक स्ट्रेस, पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा। अल्कोहल डिपेंडेंस, पेशेंट अल्कोहल ड्रग्स वगैरह पे डिपेंडेंट हो सकता है। पुअर ड्रग कॉम्प्लायंस का मीन्स होता है पेशेंट ट्रीटमेंट लेने से या मेडिकेशन लेने से मना करेगा, पेशेंट नहीं चाहेगा कि वो मेडिसिन ले। ये पुअर ड्रग कॉम्प्लायंस भी 3 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी ड्रग कॉम्प्लायंस, जिसमें पेशेंट मेडिसिन लेने से टोटली मना कर देता है। सेकेंडरी ड्रग कॉम्प्लायंस, जिसमें पेशेंट मेडिसिन कुछ समय पहले से लेता आ रहा है लेकिन अचानक से वो बंद कर देगा। और टर्सरी ड्रग कॉम्प्लायंस, जिसमें पेशेंट मेडिसिन लेगा लेकिन वो रेगुलर तरीके से रेगुलरली नहीं लेगा, या लेगा भी तो करेक्ट जिस डोज में लेना चाहिए उस डोज में नहीं लेगा। तो पुअर ड्रग कॉम्प्लायंस कमी से ही होता है कि पेशेंट ड्रग जो मेडिसिन है उसको लेने से मना करेगा। इसके डायग्नोसिस तो वही साइन एंड सिम्टम्स पे बेस रहेंगे, किस जैसे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट पे अपीयर होंगे उससे डायग्नोस कर सकते हैं। और ICD-10 का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसके डायग्नोसिस टेस्ट पे बेस रहता है। इसका कोर्स कितना रहता है, तो
एन एवरेज मैनिक एपिसोड लास्ट अबाउट 3 to 4 मंथ। जो एक मतलब अप्रॉक्स कहा जाए मैनिक एपिसोड वो 3 से 4 मंथ तक रहता है और उसके बाद पेशेंट एकदम से रिकवर कर जाता है। एवरेज डिप्रेसिव एपिसोड लास्ट अबाउट 4 to 9 मंथ। और जो डिप्रेशन का एपिसोड होते हैं वो कम से कम 4 से 9 महीने तक का रहता है। उसके बाद पेशेंट रिकवर कर जाता है अगर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह हो, अच्छे से उसकी साइकोथेरेपी वगैरह दी जाए, और अगर नहीं दी जाए तो कंडीशन वर्स भी हो सकती है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए हम क्या जो साइकेट्रिस्ट है जो प्रिस्क्राइब करते हैं, लिथियम हो गया, वेल्प्रोइक एसिड हो गया, कार्बामेजेपाइन हो गया, एंटी डिप्रेसेंट देते हैं क्योंकि डिप्रेशन में जा रहा है पेशेंट, एंटी साइकोटिक देते अगर ज़रूरत पड़ गई तो ये हो गया ओवरऑल बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। आज से ख़त्म हुआ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।